Friends, my name is Ankit Gulshrestha, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, Babu बनारसी दास टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम लोग क्या होता है स्ट्रेस का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेन कितने टाइप की होती है, क्या स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन है, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट against the deformation of course due to the load acting on the member। मतलब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज ए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड एट ए पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। मतलब कहने का क्या हुआ, जब हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं, दिस इज़ द फिगर नंबर 1। हमने इस फिगर में देख रहे हैं कि इस बॉडी पर हमने एक लोड लगाया हुआ है P। अंडर दिस लोड बॉडी का कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है। अब ये बॉडी क्या करेगी? देखिए, हम जब बॉडी पर लोड लगाते हैं तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाए, पर बॉडी चाहती है कि उसका डिफॉर्मेशन क्या हो, रजिस्ट हो। बॉडी बिकॉज ऑफ द बॉडी का जो है इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो है उस अप्लाइड लोड को क्या करने लगती हैं, रजिस्ट करने लगते हैं। तो इसके चलते कि बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है। जैसा आप देख रहे हैं फिगर नंबर 2 में कि हमने बॉडी पर लोड P लगाया हुआ है और उस लोड P के अगेंस्ट बॉडी के सेक्शन AB पर हमने लोड P लगाया हुआ है और सेक्शन CD पर हमारा हर पॉइंट पर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड हो गया है। अब देखिए, अब इस लोड F1, F2, F3, F4 Fn जितने भी हमारे n पार्टिकल्स हैं, सभी पर F1 फोर्स लगा हुआ है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर द इलास्टिक लिमिट जो सभी फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो लोड P के बराबर होगा। हमारी जितनी भी सोम की स्टडी है, हम उस सब पूरी स्टडी में ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो इलास्टिक जोन में है। इलास्टिक जोन का क्या मतलब हुआ? देखिए, इलास्टिसिटी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि बॉडी पर हम लोड लगाएं तो उस लोड के कारण जो बॉडी पर यदि डिफॉर्मेशन हो रहा है और जैसे ही हम बॉडी पर से लोड रिमूव कर देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इलास्टिसिटी। जैसे मैंने बॉडी पर लोड P लगाया हुआ है, जैसे ही मैं लोड P को बॉडी पर से रिमूव कर लूँगा तो बॉडी द्वारा से अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि लोड P का डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड क्या है। मान लीजिए हम बॉडी पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं और बॉडी जो है इलास्टिक जोन में है। मतलब जैसे ही मैंने लोड बॉडी पे से हटाया, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी अप टू 10 किलो न्यूटन। अब मैं लोड घटा के 5 किलो न्यूटन कर दूं तो भी बॉडी जो है उस लोड के अगेंस्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन, लोड जैसे ही रिमूव करेंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। बट जैसे ही 10 किलो न्यूटन के लोड से जैसे ही मैं ऊपर लगाऊंगा तो बॉडी फिर उसके बाद उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड है, ये मेरा इलास्टिक पॉइंट है। इलास्टिक पॉइंट तक बॉडी 10 किलो न्यूटन लोड को मेरा बर्दाश्त कर सकती है और 10 किलो न्यूटन के बाद बॉडी का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। 10 किलो न्यूटन लोड से पहले
हमारा बॉडी में इलास्टिक लिमिट होगा। जैसे मैं बॉडी में 1 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूँ तो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स में उसके अगेंस्ट हर पार्टिकल पर 1 किलो न्यूटन का रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। मैं लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ा के 5 किलो न्यूटन कर दूं तो रजिस्टिंग फोर्स भी हमारा 5 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब मैं लोड का मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन कर दूं तो अभी मेरा रजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन होगा। पर जैसे ही मैंने 11 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो बॉडी पर जो है 10 किलो न्यूटन का रजिस्टिंग फोर्स लगेगा, बट बिकॉज ऑफ जो एक्स्ट्रा 1 किलो न्यूटन है उसके चलते बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बॉडी प्लास्टिक जोन में चली जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी पूरी सोम की जो स्टडी है वो इलास्टिक जोन में होती है। हम बॉडी के प्लास्टिक जोन को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। मतलब होल स्टडी ऑफ द सोम इज़ अंडर द इलास्टिक जोन। इस बात को मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना कि सोम की स्टडी हमेशा इलास्टिक जोन में है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग साइंस की स्टडी है वो सारी की सारी स्टडी प्लास्टिक जोन में जाके हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो हम जितना भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे कास्टिंग हो, चाहे हमारा फॉर्मिंग हो, चाहे वेल्डिंग हो, उन सभी ऑपरेशन में बॉडी का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। रोलिंग, फोर्जिंग, जितने भी ऑपरेशन आप मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ते हैं उनमें बॉडी का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की टोटल स्टडी प्लास्टिक जोन में होती है, जबकि आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम की जितनी भी स्टडी है वो आपकी इलास्टिक जोन में होती है। इलास्टिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी और इलास्टिक जोन में आपकी सोम की स्टडी। अब हम अपने वापस स्ट्रेस वाले पॉइंट पर, स्ट्रेस के डेफिनेशन पर चल रहे थे, उसको हम दोबारा रिकैप्चुलेट करते हैं। मतलब हमने बॉडी पर लोड P लगाया, उसके चलते बॉडी पर जो है इलास्टिक लिमिट तक उस पर रजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो जाएंगे। यानी मैं 10 किलो न्यूटन का एग्जाम्पल लिया, 10 किलो न्यूटन लोड तक बॉडी उस फोर्स को रजिस्ट करेगी पूरा, यानी कि 10 किलो न्यूटन अप टू 10 किलो न्यूटन लोड बॉडी पर से जो है हम फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। तो हमारा स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने तो यहाँ पर P जितना लोड P लगाया है वो जो मैग्नीट्यूड है F1, F2, F3, F4 डॉट 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 Fn का, वो सारा मैग्नीट्यूड लोड P के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगी लोड यानी कि F/A। यदि लोड हमारा 5 किलो न्यूटन का है तो F का वैल्यू भी 5 किलो न्यूटन। लोड हमारा 9 किलो न्यूटन है तो F का वैल्यू भी 9 किलो न्यूटन। नोट में लिखा हुआ है साफ साफ, it is very necessary for safety of a body the load P is less than or equals to F। मतलब हमारा P पॉइंट, यदि जब तक लोड P इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स F से छोटा रहेगा तब तक हमारी बॉडी सेफ है। जैसे ही मेरा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा हमारा लोड, एक्सटर्नल लोड बढ़ने लगा तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाएंगे। तो सोम की स्टडी में हम परमानेंट डिफॉर्मेशन पर जाते नहीं हैं, हमेशा हमारा जो F है वो हमेशा P से बड़ा ही रहता है। अब आगे बात चलते हैं डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। हमने बॉडी पर जो इंटरनल फोर्स लगाया उसके चलते बॉडी ने जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ वो फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस यदि हम बॉडी के लोड एक पॉइंट पर लगा रहे हैं पर उस पॉइंट पर उस लोड के चलते बॉडी के क्रॉस सेक्शन के हर एक पॉइंट पर हमारा रजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, तो यानी कि स्ट्रेस भी हमारे हर पॉइंट पर जनरेट हो जाएगा। बॉडी के लोड लगाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी के हर एक पॉइंट पर। गॉट इट और नॉट? प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द एक्सटर्नल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
यानी कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोर्स लगाए हुए हैं उसके चलते जो बॉडी पर प्रेशर जनरेट हो रहा है, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस कैन बी चेंज, प्रेशर की वैल्यू, लोड की वैल्यू चेंज करते जाइए तो हमारे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बॉडी पर जितना फोर्स लगाएंगे उसके चलते बॉडी पर जो प्रेशर जनरेट होगा। तीसरा पॉइंट में हमारा क्या है, प्रेशर हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। प्रेशर जो होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होता है, जबकि स्ट्रेस हमारा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होता है, जबकि हमारे जो शियर फोर्सेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे प्लेन के, जिस प्लेन पर हम लोड लगाते हैं उसके पैरेलल होता है। ओके, अब आगे चौथा पॉइंट है हमारा, प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग डिवाइस लाइक प्रेशर गेज, मैनोमीटर, बैरोमीटर ईटीसी। प्रेशर को हम लोग मेजरिंग डिवाइस है से की हेल्प से कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं। बैरोमीटर में, मैनोमीटर में देख के हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, जबकि स्ट्रेस को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। कोई आज तक ऐसी डिवाइस नहीं बनी जो स्ट्रेस को मेजर कर ले। स्ट्रेस को कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वेशन। सोम इक्वेशन की हेल्प से हम बॉडी के पर्टिकुलर लोकेशन पर स्ट्रेस का कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल फार्मूले के रूप में, जबकि प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं। प्रेशर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, जबकि स्ट्रेस जो है हमारा वो एक टेंसर क्वांटिटी है। तो यहाँ एक वर्ड आया है टेंसर, उसका मतलब हम आगे धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा। आगे 3 चीज़ें होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो वेक्टर स्केलर के बारे में सब लोग जानते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली नॉट अ डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये नया जो टर्म आया है टेंसर, इसके बारे में हम बाद में डिटेल स्टडी इसी टॉपिक में हम लोग करेंगे। अभी हमने इस जो हमारा जो फिगर बना हुआ है, ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में हमारा जो है एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अगेंस्ट हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया हुआ है। तो इससे हमने दिखाया है कि सिग्मा एक्स इजकल्स टू लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ बाई ए। तो सिग्मा एक्स इजकल्स टू डी एफ बाई ए, तो डी एफ बराबर सिग्मा एक्स लिमिट 0 से ए डी ए। तो हमारा स्ट्रेस एक्स सिग्मा एक्स इजकल्स टू एफ बाई ए, यानी कि वही फोर्स, एफ का मैग्नीट्यूड हमारा किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर, वो फोर्स के बराबर, सॉरी लोड, एक्सटर्नल लोड पी के बराबर। तो हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, पी बाई ए। ओके, मैथमेटिकली जो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाई एरिया, जितना लोड लगा रहे हैं उसी के चलते बॉडी पर उतना ही मैग्नीट्यूड का हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। गॉट इट और नॉट? अप टू ये हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को स्ट्रेस का डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आपको जो है स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस हमने बताया था कि स्ट्रेस हमारी एक टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्या है हम लोग देखते हैं। Stress tensor is used to define the state of a stress at a point, that is the number of stress component acting on 3 mutual perpendicular direction or planes which are passing through that point। यानी कि हमारा जो स्ट्रेस टेंसर में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के चलते जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने वाले हैं। स्ट्रेस टेंसर इन 3D प्लेन, अगला जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस टेंसर इन 3D
प्लेन। देखते हैं अब सिग्मा एक्स एक्स, यदि कहीं लिखा हुआ है सिग्मा एक्स एक्स, तो पहला जो एक्स है वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किस फेस की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा हुआ है। फेस मतलब हमारा एक्स फेस है, वाई फेस है या जेड फेस है, और डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है। तो ऐसे करके हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, यदि कहीं लिखा हुआ है टाउ एक्स वाई, तो एक्स पहला एक्स फेस है और दूसरा वाई डायरेक्शन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D टेंसर। अभी हमने एक बॉडी ली हुई है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी ली हुई है, जिसका ये वाला जो फेस आप देख रहे हैं, ये वाला फेस जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला फेस, इसको मैं एक्स फेस कह रहा हूँ। दिस फेस इज़ नोन एज एक्स फेस। और प्लेन कौन सा हुआ? फेस तो एक्स हुआ, पर प्लेन किस डायरेक्शन में है? देखिए प्लेन, यदि मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये हमारा कौन सा प्लेन हो जाएगा? देखिए ये बाई और जेड, बाई जेड प्लेन। डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन होगी और प्लेन होगा हमारा बाई जेड प्लेन। सिमिलरली यदि मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो ये हमारा कौन सा होगा? लोग बता सकते हैं कि एक्स बाई एक्स और जेड प्लेन, दिस प्लेन इज द एक्स जेड प्लेन, और जो डायरेक्शन होगी वो हमारी बाई डायरेक्शन होगी। देखिए एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन, एक्स डायरेक्शन में, देखिए ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन में, ये जो वाली डायरेक्शन है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द जेड डायरेक्शन। तो इस प्लेन को देखेंगे तो जेड डायरेक्शन में भी है और हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो प्लेन हमारा कौन सा हो गया? एक्स जेड प्लेन। और जबकि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कौन सी है? बाई डायरेक्शन। तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हो जाएगी? बाई हमारा प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स जेड प्लेन, और जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बाई डायरेक्शन। फेस हमारा बाई फेस हो गया, फेस भी कह रहे हैं हम इसको। सिमिलरली हमारा जो इस वाले प्लेन की बात करें, इस वाले प्लेन की बात करें तो आप लोग कैसे बता सकते हैं कि ये जो हमारा प्लेन होगा, दिस इज़ द एक्स और वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। डायरेक्शन क्या है इसकी? जेड डायरेक्शन है। अब हमने क्या है, देखिए इस पर क्या है कि पी एक्स जो लोड लगाया हुआ है वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि फेस बाई जेड के परपेंडिकुलर है पी एक्स लोड, और जो दो लोड हैं वो इस प्लेन के पैरेलल हैं। ये ऊपर में जो आप लोड देख रहे हैं, कुछ लोड, ये लोड हमारा इस प्लेन के पैरेलल है और एक लोड हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली बाई फेस पर भी हमारा कुछ लोड हमारे इस प्लेन के पैरेलल हैं और एक लोड पी बाई लोड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जेड वाले डायरेक्शन में भी हमने दिखाया है, एक्स वाई प्लेन के ये जो पी जेड लोड है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो लोड है और ये वाला लोड है ये जो है दोनों प्लेन के पैरेलल है। इसके चलते यदि हम इस बॉडी का एक पॉइंट सेलेक्ट करें, इन लोड के चलते हम इस बॉडी का एक पॉइंट सेलेक्ट करें, हमने बताया था कि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो एक पॉइंट पर लगता है, तो इसका जो एक पॉइंट आएगा वो एक हमारा 3 डायमेंशनल पॉइंट होगा, 3D पॉइंट होगा। एक क्यूब के पॉइंट के फॉर्म में एक पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी है छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बनी हुई है, ऐसी हम लोग इमेजिनेशन अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस की जब भी स्टडी करेंगे तो हम लोग मानेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे क्यूब के फॉर्म में मिलके बनी हुई है। तो अब हम इस बॉडी, ये जो हमारा जो दिखाई दे रहा है वो हमारा एक क्यूब है, एक पॉइंट है बॉडी का जो क्यूब के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पीएक्स लोड के चलते हम बात कर रहे हैं, हमारा बाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं। बाई जेड प्लेन पर देखें तो इस पीएक्स लोड के चलते हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होगा इस पॉइंट पर वो हमारा सिग्मा एक्स एक्स स्ट्रेस जनरेट होगा, और जो टॉप में जो फोर्स लगा हुआ था इसके चलते हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो टाउ एक्स बाई
यानी कि एक्स बाई क्यों, क्योंकि एक्स बाई जो क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रेस है वो बाई डायरेक्शन के क्या है, हमारा बाई डायरेक्शन के अलोंग है, और एक्स डायरेक्शन के जो हमारा डायरेक्शन है इसकी स्ट्रेस की टाउ एक्स बाई की, वो एक्स बाई डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए इसको टाउ एक्स बाई। और सिमिलरली इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, टाउ एक्स जेड। मैंने बताया था ना, पहला जो वर्ड है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला जो फेस है वो कौन सा फेस है, एक्स फेस। और फिर डायरेक्शन देखते हैं, तो टाउ एक्स पहला एक्स तो फेस हो गया, और बाई यानी कि बाई डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, इसलिए दूसरा डायरेक्शन को बताया। तो टाउ एक्स बाई में पहला एक्स फेस है और दूसरा जो वर्ड है बाई वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोर्स था, ये वाला जो फोर्स था वो बाई डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, और जो हमारा फेस था वो एक्स फेस पर लग रहा था, इसलिए इसके अगेंस्ट जो शियर जनरेट होगा उसको ये जो लोड है वो प्लेन के पैरेलल है, तो इसके के चलते हमारे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमारा शियर स्ट्रेस होगा, और इस स्ट्रेस को हम लोग टाउ एक्स फेस पर था और हमारा डायरेक्शन कौन सी थी, बाई डायरेक्शन पर था, इसलिए इसका जो नाम होगा वो टाउ एक्स बाई हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो दूसरा वाला जो स्ट्रेस है, इधर जो देख रहे हैं, ये जो लग किस पर रहा है, एक्स फेस पर लग रहा है, ये जो देख रहे हैं टाउ एक्स जेड लग एक्स फेस पर लगा है, और डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन, इसलिए इसका नाम इस स्ट्रेस को क्या है, और जो पैरेलल लग रहा है इसलिए ये कौन सा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। सिग्मा एक्स एक्स क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा था, इसलिए इसको सिग्मा एक्स, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो भी स्ट्रेस होंगे वो नॉर्मल स्ट्रेस होंगे, और पैरेलल टू दी प्लेन होंगे वो हमारे शियर स्ट्रेस होंगे। तो जो टाउ एक्स बाई हमारा शियर स्ट्रेस, और टाउ एक्स जेड हमारा टाउ एक्स बाई और टाउ एक्स जेड हमारे जो है एक बाई डायरेक्शन में हमारा शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन पर, एक्स फेस पर, और ये हमारा जेड डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन पर। समझ में आया। सिमिलरली इस पी बाई लोड के चलते हमारा ये हमारे बाई फेस के परपेंडिकुलर है, इसके चलते जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिग्मा बाई बाई, यानी कि बाई डायरेक्शन में और बाई फेस पर, तो सिग्मा बाई बाई, और परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल स्ट्रेस है। अब ये जो लोड देख रहे हैं ये किधर है, अब आप ही लोग देखिए, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारी एक्स के पैरेलल है, और कौन से प्लेन पर है, बाई पर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा शियर का, टाउ डायरेक्शन क्या है हमारी, फेस क्या है हमारा बाई, टाउ बाई डायरेक्शन क्या है हमारी एक्स, तो टाउ बाई एक्स हो जाएगा। ये हमारा जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, टाउ बाई एक्स हो जाएगा। अब इस वाले लोड के चलते जो स्ट्रेस जनरेट होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, फेस कौन सा है, बाई, तो टाउ बाई, डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन में है, तो टाउ बाई जेड हो जाएगा। सिमिलरली अब तक तो ये बात समझ में आई होंगी। सिमिलरली अब हम देखें, सॉरी, इस लोड का पी जेड लोड के चलते जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, टाउ सिग्मा जेड जेड, क्योंकि जेड फेस पर जेड डायरेक्शन में, तो सिग्मा जेड जेड पर एक नॉर्मल स्ट्रेस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन था ये फोर्स, तो इसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सिग्मा जेड जेड। अब ये जो लोड था इसकी बात करें तो ये कौन से प्लेन पर है, हमारा जो फेस है वो है तो जेड फेस, प्लेन है हमारा जेड प्लेन है, पर डायरेक्शन क्या है, बाई डायरेक्शन में, तो इसका जो होगा टाउ जेड बाई, टाउ जेड बाई, और इसके चलते जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा टाउ जेड, और डायरेक्शन क्या है एक्स, फेस क्या था, जेड था, और डायरेक्शन क्या थी, एक्स थी, तो टाउ जेड एक्स। आई होप आपको इसी तरीके से इसके इस वाले फेस पर भी स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी सिग्मा एक्स एक्स होगा, और जो इसी तरीके से हमारे सभी पॉइंट, हमारे क्यूब के 6 फेस होते हैं, 6 फेसों पर हमारे स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D टेंसर। देखिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है, ये जो स्ट्रेस है वो सभी डायरेक्शनों में लग रहा था, कई सारी डायरेक्शनों में लग रहा था, डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, पर डायरेक्शन
एक से ज़्यादा थी। वेक्टर में एक फोर्स की एक ही डायरेक्शन होती है, जबकि टेंसर में कई सारी डायरेक्शनों पर लगता है। तो टेंसर में जो है डायरेक्शन किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक से ज़्यादा होती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग, मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ साथ डायरेक्शन जब एक से ज़्यादा होने लगती हैं तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। हम यहाँ 3D जो स्ट्रेस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, इसके रिप्रेजेंटेशन से बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में तो एक्स वाले फेस पर क्या था, सिग्मा एक्स, जो सिग्मा एक्स एक्स फोर्स लग रहा था, स्ट्रेस लग रहा था, और जो टाउ एक्स वाई स्ट्रेस लग रहा था, टाउ एक्स जेड स्ट्रेस लग रहा था। तो एक्स फेस पर लगने वाले मैंने सारे स्ट्रेस को लिखा, फिर मैं वाई फेस पर लगने वाले स्ट्रेस को लिखूंगा। तो पहले क्या आएगा, टाउ बाई एक्स आएगा। देखिए एक्स एक्स एक्स, सिग्मा एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स जेड, फिर बाई एक्स, फिर बाई वाई, सीक्वेंस से चलेंगे ना। तो टाउ बाई एक्स, फिर सिग्मा बाई वाई, फिर टाउ बाई जेड। सिमिलरली जेड फेस पर तो पहले टाउ जेड एक्स, फिर टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड। ऐसे करके हम लोग अपना इसको रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में अपने 3D स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगली बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस क्या होते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। देखिए सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड को हम लोग सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड भी कह सकते हैं। आर कॉम्प्लीमेंट, इन सभी स्ट्रेसेस को क्या कहेंगे, ये सभी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, तो इनको हम आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब टाउ एक्स एक्स और टाउ बाई एक्स दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पर दोनों की डायरेक्शन अलग हैं, तो माइनस साइन के साथ ये जो स्ट्रेस होंगे टाउ एक्स बाई और टाउ बाई एक्स, ये दोनों क्या होंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस होंगे। सिमिलरली टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स भी हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस होंगे। मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। सिमिलरली टाउ बाई जेड और टाउ जेड बाई हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस होंगे। आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रेस का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये भी देखिए। सिमिलरली हमारे जो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, हम अपना नॉर्मल स्ट्रेसेस को डायगोनली सेट कर दें, और फिर उसके बाद अपना देखिए सिग्मा एक्स एक्स, फिर एक्स के बाद बाई, सिग्मा एक्स बाई, फिर सिग्मा एक्स जेड। एक्स को जो फेस है उसको पहले पकड़ेंगे, एक्स सिग्मा एक्स टाउ एक्स, फिर डायरेक्शन सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा था तो सिग्मा एक्स एक्स, टाउ बाई डायरेक्शन में लग रहा तो टाउ एक्स बाई, टाउ एक्स जेड। सिमिलरली टाउ बाई जेड बाई एक्स और सिग्मा बाई बाई, टाउ बाई जेड। समझ में आ रहा है यहाँ तक। आई होप आप लोगों को ये बातें, इतनी बातें कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपने स्ट्रेस का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम ऑफ 2D प्रॉब्लम और बाईएक्सियल प्रॉब्लम। प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम क्या है, 2D प्रॉब्लम क्या है, और बाईएक्सियल प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारा ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया। अब हम हमारे जो जितनी भी हम लोग यहाँ अपनी जो स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं सोम की, आप पूरी स्टडी में 3D की जगह आप लोग 2D स्टडी में जाएंगे। हम लोग हमेशा 2 डायमेंशनल स्ट्रेस के बारे में ही चर्चा करेंगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस आप अप टू बीटेक सिलेबस जो है हमारा पार्ट नहीं है, बस थोड़ा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट था। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था 3 डायमेंशनल स्ट्रेस, वो मैं आपको जो है बता दिया। अब जितने भी हम लोग आगे स्टडी परफॉर्म करेंगे, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ हम उस पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका 2D मॉडल ही, एक 2D स्ट्रक्चर ही हम लोग पकड़ेंगे, उसके 3D स्ट्रक्चर में हम लोग नहीं जाएंगे। तो बाईएक्सियल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं स्ट्रेस का, वो हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट पर हमारा ये आप लोग देख रहे हैं
इस पर जो स्ट्रेस लगा हुआ है वो शियर स्ट्रेस है। जो फिगर है वो क्या है, स्टेट ऑफ ए स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन दी प्योर शियर। ये हमारे एक पॉइंट पर प्योर शियर स्ट्रेस 5 मेगापास्कल का प्योर शियर स्ट्रेस लगा हुआ है। स्ट्रेस की यूनिट के बारे में आपको बता दूं, स्ट्रेस की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होती है। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है तो स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। तो हमारा स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम होता है। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स का यूनिट इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। तो स्ट्रेस की यूनिट और प्रेशर की यूनिट बराबर होती हैं, पास्कल ही होती है। अब मेगा पास्कल यानी कि 5 × 10⁶ पास्कल। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶। तो हमारा इस केस में इसमें क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रेस हमारा लग रहा है और सिर्फ हमारा प्योर शियर स्ट्रेस है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस है वो क्या है, प्लेन के पैरेलल हैं। अभी हम इस ये हमारा जो सेकंड फिगर है इसमें हमारे एक्स वाले प्लेन पर हमारे 50 मेगापास्कल का कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है और वाई वाले प्लेन पर 100 मेगापास्कल का शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस हैं। 50 मेगापास्कल का कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस और वाई वाले प्लेन पर 100 मेगापास्कल का नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो स्टेट ऑफ ए स्ट्रेस एट ए पॉइंट विच इज सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस। यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। एक कंप्रेसिव नेचर का है एक्स प्लेन पर और वाई प्लेन पर जो हमारा स्ट्रेस है वो टेंसाइल नेचर का है। तो हमने आपको बताया था स्ट्रेस एक पॉइंट, ये जितने भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ ए बॉडी का वो पॉइंट है जो हमारा, जिस पर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको बाई एक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी समझ लेते हैं। तो सिग्मा एक्स टाउ हमारा 3D स्ट्रेस में जो जेड डायरेक्शन पर जितने भी स्ट्रेस थे हम उन सबको यहाँ देख रहे हैं आप लोग। ये जो जेड डायरेक्शन में जो जितने भी स्ट्रेस थे उन सभी स्ट्रेस को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते। जेड डायरेक्शन हम लोग 2D स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम जेड डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उस पर लगने वाले स्ट्रेस का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सिग्मा एक्स टाउ एक्स बाई, टाउ बाई एक्स और सिग्मा बाई। तो हमारे यही हमारा, अब नीचे हम देखते हैं एक हमारा जो जनरल पॉइंट, एक पॉइंट होगा जिस पर स्ट्रेस की हम चर्चा करें तो उस पर शियर और नॉर्मल स्ट्रेस हो सकते हैं। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, उसका पॉइंट पर जो स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स प्लेन पर पॉइंट के, ये पॉइंट है, पॉइंट के एक्स प्लेन पर सिग्मा एक्स टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा हुआ है और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाई प्लेन पर सिग्मा बाई का एक टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है और साथ ही साथ उस पॉइंट पर हमारा टाउ एक्स बाई का शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ है। एक प्लेन पर शियर स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर इस तरीके से हमारे शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं। इसकी डायरेक्शन को ध्यान रखने के लिए हमेशा देखिए कि कैसे कुछ लोग जो है इस पॉइंट पर शियर ऐसे भी बना देंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन गलत है। हमारे शियर स्ट्रेस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। तो हम हमेशा जब भी स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए ये एक पॉइंट है जिस पर हम शियर स्ट्रेस बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर ऐसा जो है एक शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो इसके अपोजिट इधर ये जो पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, हम देखें ये प्रेस होना चाहिए। तो ये दोनों जो स्ट्रेस मिलके इसको प्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली ये पॉइंट, इसका डायगोनल है, ये अपोजिट पॉइंट भी हमारा कैसा होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट स्ट्रेस मिलके इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यदि इसकी डायरेक्शन
क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन, यदि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इस उधर इसके जस्ट अपोजिट जो प्लेन होगा, इधर वाला प्लेन राइट हैंड पर यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा हुआ है शियर स्ट्रेस, तो इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड पर जो बाई प्लेन है उस पर काउंटर क्लॉकवाइज में होगा। ऐसे ही हमारा जो लोअर डायरेक्शन में इसके जो बॉटम वाले प्लेन पर जो स्ट्रेस लग रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर, तो टॉप में जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऐसे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस को हम लोग याद रख सकते हैं। स्ट्रेस की डायरेक्शन हमेशा पूरा क्लॉकवाइज है, पूरा काउंटर क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। एक क्लॉक है तो दूसरे अपोजिट प्लेन पर काउंटर क्लॉकवाइज, यदि इसी एक प्लेन पर काउंटर क्लॉकवाइज है तो उसके अपोजिट प्लेन पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं। ऐसा शियर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं अब अपनी बात को आगे जो है प्रोसीड करता हूँ। आगे प्रोसीड करने के लिए स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेन टेंसर, स्ट्रेस टेंसर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, स्ट्रेस टेंसर समझ में आ गया होगा। स्ट्रेन टेंसर, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन व्हाट इज, पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बस आप लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन में याद रखना पड़ेगा कि हम लोग सिग्मा, यहाँ हमारा सिग्मा आया हुआ है उसकी जगह एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। सिग्मा की जगह क्या करेंगे, एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। और यहाँ टाउ आया हुआ है हमारे स्ट्रेस के रिप्रेजेंटेशन में, वहाँ हम लोग गामा का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सिग्मा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता था, उसी तरीके से एप्सिलॉन हमारा नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। और जो हमारा टाउ शियर स्ट्रेस होता था, उसी तरीके से हमारा जो गामा है वो शियर स्ट्रेन हो जाएगा। तो और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमारा टाउ आए, वहाँ जो हमारा शियर स्ट्रेन हो वहाँ बाई 2 जरूर किया करें। जैसे हमारा है टाउ एक्स बाई, तो वहाँ जो उसकी जगह जो स्ट्रेन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो गामा एक्स बाई 2। कहीं जैसे आए टाउ बाई जेड, तो उसकी जगह कहें गामा बाई जेड बाई 2। बस इतना याद रखना है कि उसकी जगह फॉर्मूले में हमेशा टाउ की जगह हमारा गामा का जब भी यूज हो तो बाई 2 और साथ में देते चलना है। तो ऐसे हम लोग अपना स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्ट्रेन एप्सिलॉन हो जाएगा, वही सिग्मा एक्स की जगह एप्सिलॉन एक्स, गामा एक्स, टाउ एक्स वाई की जगह गामा एक्स वाई बाई 2, और टाउ बाई जेड था उसकी जगह हमारा गामा बाई जेड, गामा एक्स जेड बाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा यहाँ टाउ बाई एक्स था तो उसकी जगह गामा बाई एक्स बाई 2 हो जाएगा। हमारा यहाँ सिग्मा बाई था, सिग्मा बाई या सिग्मा बाई था, उसकी जगह हमारा एप्सिलॉन बाई हो जाएगा। यहाँ हमारा जो स्ट्रेस के फॉर्मूले में टाउ बाई जेड था तो यहाँ गामा बाई जेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ बात करें तो हमारा टाउ जेड एक्स था तो यहाँ हमारा गामा जेड एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ हमारा टाउ जेड बाई था तो यहाँ हमारा गामा बाई जेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ हमारा सिग्मा जेड था तो यहाँ हमारा एप्सिलॉन जेड या एप्सिलॉन जेड हो जाएगा। बस इतना दोस्तों आपको याद रखना है। बिल्कुल हूबहू हमारा जो स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी तरीके से हम लोग अपना स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अप टू यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। अब आगे जो है, आगे के टॉपिक में जैसे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। मेरा 3rd लेक्चर जो होगा वो स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन पर होगा। अप टू यहाँ तक आपको स्ट्रेस का 3D रिप्रेजेंटेशन, शियर स्ट्रेस प्लेन के पैरेलल होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, और उसका 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है स्ट्रेस का, और स्ट्रेन का 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी समझ में आया होगा। स्ट्रेस होता क्या है, मैग्नीट्यूड स्ट्रेस का कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या यूनिट है, ये भी समझ में आया होगा।
और स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। तो क्यों उसको टेंसर कहते हैं? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है, स्ट्रेस की डायरेक्शन एक से ज़्यादा होती है। डायरेक्शन एक से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट होती है, एक से ज़्यादा का मतलब है दो या तीन हो सकती हैं। जैसे 3D रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेस की 3 डायरेक्शन हो सकती हैं। इसलिए उसका जो है एक प्लेन पर आपने देखा था कि एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शियर स्ट्रेस जनरेट हो सकती हैं। तो तीन हो गए ना डायरेक्शन, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? एक टेंसर क्वांटिटी है, इसलिए इसको एक टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। जैसे जैसे हमारा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमारा कई सारी वेक्टर क्वांटिटी आप लोग हम पढ़ के आए होंगे, तो आपको उसके बारे में देखना होगा। उनका एक ही डायरेक्शन रहता है, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि टेंसर में एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती है, एक से ज़्यादा डिफाइंड डायरेक्शन होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। 3D में 3 होती हैं, 2D प्लेन में 2 डायरेक्शन होती हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रेस को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। तो मैं आज आप यहीं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। आगे मैं आपके जो लेक्चर है उसमें स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करूँगा, फिर स्ट्रेन के बारे में भी क्लासीफाइड करूँगा, और सारी चर्चाएं आप लोगों की धीरे धीरे चलती रहेंगी। हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। ओके, बाय।